नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कल से शुरू हो रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के आईएसबीटी से यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर देहरादून में चारधाम यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया। शासन ने श्रद्धालुओं की संख्या को असीमित कर दिया है। इसके साथ ही यात्रा काल में रजिस्ट्रेशन करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था लागू रहेगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किया। चारधाम यात्रा पर शासन का यह बड़ा फैसला है। उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा आज से विधिवत शुरू हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। 22 अप्रैल से धामों के कपाट खुलने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन सरकार के सामने चुनौती अभी भी कम नहीं है, बल्कि यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के जो दावे किए गए थे, उन दावों को फलीभूत करना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है, जिस कारण हर साल इस यात्रा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते भी हैं। लेकिन इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों का धरातल पर उतरना सरकार के लिए पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में यात्रियों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था पहले से ही थी और आज यात्रियों के दल को भी हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना कर दिया है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और पर्यटन प्रदेश का राजस्व उसके पर्यटकों से होता है। ऐसे में चारधाम पर सरकार का विशेष फोकस है। चारधाम को सफल बनाने के लिए सरकार ने इस बार तैयारियों की समीक्षा वक्त से पहले शुरू कर दी थी। जिस तरह से धरातल पर काम हुए, जिसको देखते हुए विपक्षी पार्टियां अब सवाल खड़े कर रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है। ऐसी जगह जहां साक्षात भगवान विष्णु का मतलब दरबार है, भगवान स्वयं विराजमान है बद्रीनाथ, और वहां के विधायक राजेंद्र भंडारी जी हैं, और इतनी बड़ी आपदा हुई अभी जो चल रही है जोशीमठ में, वहाँ पे लगातार पिछले 3-4 माह से लोग लगातार धरने पे हैं, और इसके बावजूद भी वहाँ के विधायक को अगर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अगर सरकार वहाँ पे अगर नहीं बुलाती है, उनसे विचार विमर्श नहीं करती है और बात करती है कि हम चारधाम यात्रा पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब ये हवाई बातें हैं। आप अगर ऋषिकेश से लेकर अगर रुद्रप्रयाग तक जाएंगे तो 42 जगह ऑल वेदर रोड पे पैच पड़े हुए हैं। ये हकीकत है जो धरातल पे दिख रही है, लेकिन क्योंकि सरकार हवाई यात्रा ही करेगी, इनके नेता हवाई यात्रा करेंगे, तो इनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है। पक्ष को मैं एक ये राय देना चाहूँगी कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि और पूरे देश और विदेश से सभी यहाँ पर चारधाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, और चारधाम से यहाँ पर लोगों का रोजगार चलता है। तो उनको इस पर टीका टिप्पणी करने की बजाय देवभूमि में आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसमें कोई कमी निकालनी चाहिए। और सरकार ने जो बीड़ा उठाया है कि हम अच्छे दर्शन की व्यवस्था करेंगे और करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से उस व्यवस्था पर पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी भी प्रशासन की तरफ से की जा रही तैयारियों से नाराज हैं। उनकी माने तो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी उनको तैयारियों की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और न ही किसी बैठक में बुलाया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत लगभग तैयार है। जोशीमठ में वर्तमान में तो जितने होटल हैं सारे सरकार ने लिए हुए हैं। लोग कहाँ रहेंगे इस बात की बड़ी चिंता है कि जो बद्रीनाथ से जो यात्री चलेगा वापस लौटेगा वो जोशीमठ में तो रुक नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है। अब उसकी क्या अल्टरनेट व्यवस्था होगी, या सरकार होटलों को खाली करवाएगी तो रखेगी कहाँ जो हमारे प्रभावित लोग हैं। तो प्रभावितों की सब में बड़ी समस्या है, उनके लिए प्रीफेब मकान बनाने की हमने कहा था कि उनको जल्दी बना दें ताकि लोग उन पर सेटल हो जाएँ, परंतु अभी तक जो है प्रीफेब के भी मकान नहीं बन पाए हैं। तो ये बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, 25 को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में सरकार उम्मीद जता रही कि इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर आएंगे, जिसको लेकर सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन धरातल पर सरकार की तैयारी कैसी है, श्रद्धालुओं को कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं,
ये तो अब यात्रा के आगाज के बाद ही पता चल पाएगा। इस बार की चारधाम यात्रा बेहतर और सुगम सुरक्षित हो सके, उसके लिए सरकार की तरफ से दावे बहुत सारे पेश किए गए। 22 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सरकार का दावा है कि इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और उन्हें बेहतर सुविधाएं यात्रा के दौरान दी जाएगी। कैमरामैन हसनुल्लाह के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश से यात्रियों की हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को उन्होंने रवाना किया। यात्रा को लेकर बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि यात्रा की तैयारियां तो हो चुकी है, लेकिन सरकार को व्यवस्थाएं भी माकूल देनी चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ से जो यात्री वापस आएगा वो जोशीमठ में नहीं रुक सकता, क्योंकि ज्यादातर होटल और सुरक्षित भवन आपदा प्रभावितों के लिए रखे गए हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए कहां व्यवस्था होगी, उसकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। यात्रा की शुरुआत लगभग तैयार है। जोशीमठ में वर्तमान में तो जितने होटल हैं सारे सरकार ने लिए हुए हैं। लोग कहाँ रहेंगे इस बात की बड़ी चिंता है कि जो बद्रीनाथ से जो यात्री चलेगा वापस लौटेगा वो जोशीमठ में तो रुक नहीं सकता, क्योंकि जगह नहीं है। अब उसकी क्या अल्टरनेट व्यवस्था होगी, या सरकार होटलों को खाली करवाएगी तो रखेगी कहाँ जो हमारे प्रभावित लोग हैं। तो प्रभावितों की सब में बड़ी समस्या है, उनके लिए प्रीफेब मकान बनाने की हमने कहा था कि उनको जल्दी बना दें ताकि लोग उन पर सेटल हो जाएँ, परंतु अभी तक जो है प्रीफेब के भी मकान नहीं बन पाए हैं। तो ये बड़ा एक प्रश्न। उधर देहरादून में मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं को सुना। अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। अधिकांश जन समस्याओं का मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निस्तारण किया। जन शिकायतों पर हुई कार्रवाई का मुख्यमंत्री स्वयं फीडबैक लेंगे। साथ ही कार्यों में अनावश्यक विलंब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। यूं तो चारधाम यात्रा कल से शुरू हो रही है, लेकिन जिसको लेकर आज श्रद्धालुओं के कई जत्थे चारधाम यात्रा के लिए रवाना भी हुए। लेकिन बहुत से यात्री ऐसे भी हैं जो चारधाम यात्रा के लिए आवश्यक पंजीकरण न होने के चलते 2-3 दिन से पर्यटन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद भी हरिद्वार में पंजीकरण का स्लॉट नहीं होने के चलते उन्हें मायूस होकर वापस जाना पड़ रहा है। इसको लेकर आज उनका सब्र जवाब दे गया और सैकड़ों श्रद्धालुओं और ट्रेवल्स व्यवसायियों ने पर्यटन विभाग के चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय के बाहर हंगामा कर दिया। और इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से आगामी 10 मई से एक नई यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में की जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। पार्टी में युवाओं का भरोसा बढ़ेगा और चुनाव में उसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस से जुड़े इस यात्रा में हरीश रावत पैदल चलने का काम करेंगे और जनता को जागरूक भी करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस के सरकार में राज्य में विकास को बढ़ावा दे सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस यात्रा पर निशाना साधा है और इसके साथ ही नवीन ठाकुर ने हरीश रावत पर हमला साधते हुए कहा कि हरीश रावत हरदा नहीं बल्कि हारदा हो गए हैं और राज्य की जनता ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार चुनाव हरा दिए हैं। देखिए, हरीश रावत जी उत्तराखंड की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति में हो एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, और मैं अगर उत्तराखंड की राजनीति में कहूँ तो वो चाणक्य के रूप में अगर इनके लिए ये शब्द कहे जाएँ तो वो भी कम है, क्योंकि हरीश रावत जी अगर 10 मई से अगर यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें वो उत्तराखंड के युवाओं से ये आह्वान करना चाहते हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड में ये भर्ती घोटाले हुए हैं और लगातार सरकार इन पे विफल हुई है, तो वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा, तमाम युवा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ें, जो जोड़ने की विचारधारा रखती है। उत्तराखंड में इतना बड़ा हत्याकांड जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र द्वारा अंकिता भंडारे हत्याकांड हुआ, उस पर आवाज़ उठाने के जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं वो कांग्रेस से जुड़े और हमारे साथ मिलकर इस राज्य के विकास में और इस राज्य के जो अमूल्य जो हम आगे भविष्य में जो नई योजनाएं या सरकार को चेताने का काम करेंगे उसमें हम सबसे कांग्रेस युवा साथी जुड़ें। नहीं, हरीश रावत जी को इस प्रदेश की जनता ने पैदल कर दिया है तो अच्छी बात है, वो पैदल यात्रा करें। हरीश रावत का नाम हारदा इस प्रदेश में ऐसे नहीं पड़ा, चाहे हरिद्वार से हारे हों, चाहे लाल कुआं से हारे हों, चाहे उधम सिंह नगर की एक और सीट से हारे हों, जहाँ जहाँ हरीश रावत गए वहाँ वहाँ इस प्रदेश की जनता ने उनको हराया है, इसलिए वो पैदल कर दिया, इसलिए वो पदयात्रा निकाल रहे हैं।
और इधर कर्नाटक चुनाव के लिए यूं तो कांग्रेस हाईकमान ने अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम तक शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद चर्चा है कि हरीश रावत के प्रति पार्टी हाईकमान को सही फीडबैक तक नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें लिस्ट में जगह नहीं दी गई। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा ने कहा है कि हरीश रावत सर्वमान्य नेता हैं, पार्टी हाईकमान उन्हें सुविधा अनुसार अलग अलग स्थानों पर भेजकर उनकी सेवाएं ले रहे हैं। निश्चित ही हरीश रावत जी जैसे जो बड़े नेता हैं, कई ऐसे देश के नेता हैं जिन लोगों को अन्य किस्म की जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपने देखा होगा बिहार अभी नीतीश कुमार जी के यहाँ हरीश रावत जी थे, और इस तरीके की कई जिम्मेदारियां अन्य लोगों को, जैसे राजेश पायलट जी को अलग जिम्मेदारी दी गई है, न सचिन पायलट जी को, हरीश रावत जी को अलग जिम्मेदारी दी गई है। उसी तरीके से कुछ अन्य जो दिल्ली के हमारे नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड से भी कई नेता इस समय वहाँ प्रचार में है। अलका पाल जी वहाँ हैं, काजी निजामुद्दीन जी वहाँ हैं, भुवन कापड़ी जी वहाँ हैं, और भी बहुत सारे नेता हमारे उत्तराखंड के वहाँ ड्यूटीज लगाई गई हैं, और निकट भविष्य में और लोग भी वहाँ ड्यूटीज। उधर 10 मई से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश में यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाएं रहेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने तमाम लोगों से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि हरीश रावत राज्य के बड़े नेताओं में से एक हैं, जो धरातल पर हो रही कार्यों को बखूबी जानते हैं। तो हरीश रावत 10 मई से प्रदेश में यात्रा निकालने जा रहे हैं, और जिसमें प्रदेश सरकार की खामियों को उजागर किए जाने की बात कही है। साथ ही हरीश रावत ने प्रदेश के लोगों से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस यात्रा से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी प्रदेश के अंदर। और इसके साथ साथ सवाल यह है कि क्या इस यात्रा से वाकई में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। तो 10 मई से पूर्व सीएम हरीश रावत की यात्रा का आगाज होने जा रहा है। हरीश रावत जी इस राज्य के सबसे बड़े नेता हैं, और उससे बढ़कर जन नेता हैं। वो जन मुद्दों पर लगातार मुखर रहते हैं, और अब वो जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, ये राज्य के जो भी ज्वलंत इशू है, अग्निवीर का एक बड़ा मामला है, बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में अभी वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ है, और आज राज्य में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, स्थानीय स्तर पर जो भी मुद्दे हैं, जैसे मैदानी क्षेत्रों में गन्ना भुगतान का विषय है, सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हरीश रावत जी जन जागरण के लिए निकल रहे हैं, और वो निश्चित तौर पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी और जनता को लामबंद करने का प्रयास। धामी सरकार के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों ने सचिवों की एसीआर लिखने की मांग पर विपक्षी विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज मंत्रियों को एसीआर लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं, और अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर ऐसे मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कुछ कहा प्रीतम सिंह ने, सुनाते हैं आपको। भाई हम क्या करें यार, हम क्या बात करें, हमसे क्यों पूछ रहे हो? आपको तो सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहिए। वो अपने आप आज असहज महसूस कर रहे हैं, कहते हैं जोर जोर से इस बात को कि सीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्या अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे? और भाई किसी मंत्री की बात अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उस मंत्री को मंत्रिपरिषद में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब आपकी बात नहीं सुन रहे तो भाई आप प्रदेश की समस्याओं का निदान कैसे कराएंगे? सरकार और अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि मंत्रीगण जो है सीआर 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 चिल्ला रहे। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कर्नाटक चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तराखंड से भी पार्टी के कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव में गए हैं, जहां पर कर्नाटक विधानसभा की 29 सीटों का जिम्मा उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है, और उम्मीद है कि जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर प्रचार प्रसार और चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं, वहां पर बड़ी जीत बीजेपी को हासिल होगी। तो प्रचार प्रसार और प्रबंधन से मिलेगी जीत, ये बात कही जा रही है उत्तराखंड में नेताओं के द्वारा। और इसके साथ ही कर्नाटक का किंग कौन, ये बड़ा सवाल
लगातार बना हुआ है। बीजेपी ने जीत का दावा किया है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। लक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से चलाए जा रहे आंदोलन के चलते आज बाजार बंद का कार्यक्रम फ्लॉप होकर रह गया। बाजार बंद होने के कारण संघर्ष समिति के संयोजक चौधरी कीरत सिंह और उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव संदीप बसेड़ी ने व्यापारियों को भरे मंच पर जमकर खरी खोटी सुनाई और खुद को आंदोलन से अलग करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही समिति अध्यक्ष और दूसरे संगठनों के समर्थक और कार्यकर्ता मीटिंग से उठकर चले गए। रूलों के रुकाव पर किया प्रदर्शन। दरअसल लक्सर में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की जा रही थी कि कई सारी ट्रेनों का स्टॉपेज जो है वो लक्सर में बढ़ाया जाए। संयुक्त संघर्ष समिति लक्सर के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया था। बाजार बंद किया गया। बाजार बंद का कार्यक्रम रखा गया दरअसल, और यह कार्यक्रम हालांकि फ्लॉप साबित होता नजर आया। संयुक्त संघर्ष समिति लक्सर की बैनर तले ये बाजार बंद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, लेकिन दुकानें खुली हुई मिली। बाजार बंद कराने की कोशिश हालांकि इसके जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने की, लेकिन अधिकतर मतलब काफी ज्यादा तादाद में दुकानें जो हैं वो खुली हुई नजर आईं। अब बात रुड़की की होगी, जहां पर बेड़ला गांव में पंजाब नेशनल बैंक में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और जैसे तैसे दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बैंक में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। लेकिन फायर यूनिट की तत्परता से लाखों का कैश भी बच गया। तो सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। रुड़की की ये तस्वीरें हैं। बेड़ला ग्राम में पीएनबी में अचानक की आगजनी की घटना हुई। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में इन दिनों बाघ का आतंक मचा हुआ है। जिले के रिखणी खाल और धूमाकोट क्षेत्र में बाघ ने लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर कर दिया है। बाघ ने यहां हफ्ते भर में 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद बाघ के हमले में दोनों लोगों की मौत भी हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे रिखणी खाल और धूमाकोट के 24 गांवों में अगले आदेश तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। इधर बात काशीपुर की, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 कारों से 3.5 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया है। पुलिस की माने तो उत्तर प्रदेश से मिलावटी पनीर लाकर रामनगर रिसोर्ट में सप्लाई करने की तैयारी थी। तो यूपी से पनीर की सप्लाई की जा रही थी और मिलावटी पनीर ये बरामद किया गया है। काशीपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से इस कार में जो मिलावटी पनीर है वो रखा गया था। उत्तर प्रदेश से इस पनीर को लाया जा रहा था, लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने इसे पकड़ लिया, सूचना मिली और इसके बाद इस मिलावटी पनीर को यहां जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश से 2 कारों से तकरीबन 3.5 क्विंटल ये पनीर है जो जब्त हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए देखने में कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है ये पनीर, लेकिन ये पनीर मिलावटी पनीर है, आपको बीमार कर सकता है। और दर्शकों से यही निवेदन है कि इस तरह के जो पनीर माफिया हैं उनसे सावधान रहें और देखकर, जांचकर, परखकर ही खाद्य सामग्री को बाजार से खरीदें। 2 गाड़ियों से 3 क्विंटल पनीर जब्त किया गया है काशीपुर में। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।